बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड दो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने लिया है वो जेईई एडवांस 2020 का प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपसे पूछा है, कंसिडर द फ्लो ऑफ एयर अराउंड अ बाईसाइक्लिस्ट मूविंग थ्रू स्टिल एयर विथ वेलोसिटी v नॉट एज इज शोन इन फिगर। डिटरमिन द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2। 1 एंड 2 ये दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस आपको पता करना है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टिल एयर है, यानी कि एयर की वेलोसिटी जीरो है, बिल्कुल शांत हवा है, कोई हवा नहीं चल रही है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को लगता है कि सर मुझे दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला जो रिलेशन होता है ना, बी प्लस रो जी जेड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि 1 और 2 जो है वो सेम लेवल पे है, ठीक है। इन दोनों का z वर्टिकल हाइट सेम है, यानी कि रो जी जेड वाला टर्म तो बिल्कुल दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। जो भी आएगा p में डिफरेंस वो इस वेलोसिटी के कारण डिफरेंस आएगा। सारा खेल जो इस क्वेश्चन में है वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के वेलोसिटी में डिफरेंस के कारण है। बिल्कुल सोचना सही है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपना एक ऑब्जर्वर फिक्स करिएगा। तो बच्चे क्या करेंगे कि चलो भाई एक ग्राउंड पे हमने अपना ऑब्जर्वर बना दिया, और ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है ये 1 और 2 इन दोनों पॉइंट्स पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके वेलोसिटी को देखेगा। तो वो क्या देखेगा कि अच्छा ये 2 जो है वो बिल्कुल साइक्लिस्ट के पास में है, चिपका हुआ है, तो क्यों ना हम लोग ये लें कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 2 जो है वो v नॉट के बराबर हो गई, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 जो है वो 0 हो गया, क्योंकि पॉइंट 1 जो है वो काफ़ी दूर है साइकिल से। और क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टिल एयर है, एयर की अपनी तो वेलोसिटी कुछ है नहीं। पॉइंट 2 के आसपास जो एयर है वो साइकिल के धक्के के कारण v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये लाइन ऑफ रीजनिंग होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रीजनिंग सही है कि नहीं है। मैं इतने प्यार से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन देखना ये रीजनिंग गलत है। ये रीजनिंग क्यों गलत है ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बिल्कुल प्यार से आपको ललचाक रहा हूँ, इंटाइस कर रहा हूँ। देखो बिल्कुल सही लग रहा है। अब आप क्या करिएगा, दोनों पॉइंट 1 और 2 के लिए लिखिएगा, तो हो जाएगा P1 प्लस हाफ 1 पे तो वेलोसिटी 0 है, तो भाई ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखे ही नहीं, यानी कि P1 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v नॉट स्क्वायर। बर्नौलीज प्रिंसिपल आ गया ना भाई, देखो बिल्कुल आ गया। तो इससे आपको क्या लगा कि P1 जो है वो P2 से ज़्यादा होगा, और दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हाफ रो v नॉट स्क्वायर के कारण होगा। इस थॉट ऑफ रीजनिंग, इस लाइन ऑफ रीजनिंग से आपको लगेगा, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब ये क्यों गलत है बच्चे सोचो, चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो और सोचो कि क्यों गलत है, ये रिलेशन क्यों गलत है, ये रिलेशन क्यों गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है। आप कहाँ से देख रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। आप ग्राउंड फ्रेम से नहीं देख करके साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो उछल करके साइकिल के सवार के सर पे बैठ जाता है। अगर आप यहाँ पर बैठ गए हैं, साइकिल पर बैठ गए हैं, तो आपको क्या दिखेगा? मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो आप तो स्टेशनरी हो गए, तो आपको दिखेगा कि हाँ सामने से हवा आ रही है, सामने से साएं साएं हवा आ रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है, तो आपको एयर का स्ट्रीमलाइन दिखेगा। तो मैं कहता हूँ कि सारा का सारा मोशन जो है अभी आपने ग्राउंड फ्रेम से किया है, ग्राउंड फ्रेम से एनालाइज किया है। ग्राउंड फ्रेम से एनालाइज मत करो, आप साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करो। साइक्लिस्ट के हेलमेट के ऊपर बैठ जाओ और वहाँ से मोशन को एनालाइज करो। तो बच्चे बोले कि सर क्या दिक्कत है, आप ग्राउंड फ्रेम में ही रहिए, दोनों फ्रेम तो इनर्शियल फ्रेम ही है। और फिजिक्स में तो हमने बिल्कुल पढ़ा है कि अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन सॉल्व करिए या दूसरे में सॉल्व करिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि आप एक इनर्शियल फ्रेम या किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाकर के इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन इस केस में क्यों फ़र्क पड़ रहा है? अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली गलत हो जाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बेटे तू साइकिलिस्ट के ऊपर जाकर बैठ जा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम करो, आंसर आपको सही मिलेगा। लेकिन अब नेचुरल सी क्वेरी ये होती है बच्चों के माइंड में कि सर ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने में ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों गलत हो रहा है। आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो ना, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से देखें। ग्राउंड फ्रेम से आपको क्या दिख रहा है? ग्राउंड फ्रेम से आपको दिख रहा है कि ये साइक्लिस्ट चल रहा है, ऑब्वियसली ये साइक्लिस्ट ही चल रहा है। एयर क्या है? स्टेशनरी है।
एयर तो स्टेशनरी है ना, एयर स्टेशनरी है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट 1 है उसकी वेलोसिटी अभी कितनी है, मान लीजिए कि साइक्लिस्ट यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी v1 0 है, ठीक है, जो आपने लिखा भी है v1 0 है। जब ये साइक्लिस्ट 1 के पास आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस पॉइंट की, थोड़ा सा धक्का वक्का देगा तो उसकी वेलोसिटी v0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि इस पॉइंट 1 की वेलोसिटी क्या स्टेडी रहा, नहीं रहा ना। बेसिक फंडामेंटल देखो, जो मैं फर्स्ट लेक्चर में इतना स्टेडी फ्लो के बारे में क्यों समझा रहा था, इसलिए समझा रहा था। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो यहाँ पर स्टेडी मोशन तो हो ही नहीं रहा है। स्टेडी मोशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर 1 की वेलोसिटी अभी 0 है तो 10 मिनट बाद, 10 घंटे बाद भी 0 रहनी चाहिए। ग्राउंड फ्रेम से देखने में क्या हो रहा है कि ठीक है 1 की वेलोसिटी अभी 0 है, लेकिन ये साइक्लिस्ट जब आ जाएगा इसके पास आएगा तो इसको थोड़ा सा धक्का वक्का देगा तो पॉइंट 1 पे वेलोसिटी तो 0 रहेगी नहीं, यानी कि स्टेडी मोशन तो हुआ ही नहीं। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो भी हम लोग ये इक्वेशन और जो लिख रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह, ये किसके लिए होता है, फ्लूइड के मोशन के लिए होता है ना, कि फ्लूइड बेचारा एक स्ट्रीमलाइन बनाएगा, उस स्ट्रीमलाइन पे हर पॉइंट पे जाकर हम चेक करेंगे कि भाई p प्लस रो जी जेड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन होता है फ्लूइड के मोशन के लिए, और आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से। तो क्या ग्राउंड फ्रेम से फ्लूइड का मोशन हो रहा है क्या, मोशन ही नहीं हो रहा है। तो आप ये बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा कैसे रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल बात पे जाओ। बर्नौलीज प्रिंसिपल कब एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, फ्लूइड के मोशन के लिए। ग्राउंड फ्रेम से देखने में क्या फ्लूइड का मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ग्राउंड फ्रेम से तो ये साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, एयर तो स्टिल है, स्टिल रुका हुआ है। तो ये सब जो बर्नौलीज प्रिंसिपल आप लगा रहे हैं, आप ग्राउंड फ्रेम से लगा ही कैसे सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में तो एयर का फ्लो हो ही नहीं रहा है। यानी कि आप ऐसे रेफरेंस फ्रेम में उछल के जाइए जिसमें एयर फ्लो कर रहा है। तो एयर का फ्लो किस में दिखेगा आपको, अगर आप इस साइक्लिस्ट के सर पे सवार हो जाइए तो ये साइक्लिस्ट तो अब स्टेशनरी हो गया, ठीक है। अगर कोई साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा है लेकिन आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये साइक्लिस्ट स्टेशनरी है। उसको क्या दिखेगा कि सामने से हवा उसको आ रही है और ऐसे ऐसे स्ट्रीमलाइन आ रहा है। तो ये हमेशा बच्चों ध्यान में रखना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि एक बॉडी मूव कर रहा है और एयर मान लेते हैं कि स्टिल है, तो बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तब भी सही आंसर पे पहुंच पाइएगा। नहीं तो ये जो हमने अभी किया है ना, ये कंप्लीटली गलत है। इसी मोशन को अगर हम लोग साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। सेम मोशन को हम लोग साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बना रहे हैं। तो साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है तो भाई साइक्लिस्ट के सर पे एक हमने अपना ऑब्जर्वर बैठा दिया। तो अब उसको क्या दिखेगा, साइक्लिस्ट को ये दिखेगा कि सामने से हवा आ रही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे स्ट्रीमलाइन मोशन आ रहा है। ये जो स्ट्रीमलाइन आ रहा है यहाँ पर आकर के रुक गया। वो जो स्टैग्नेशन पॉइंट का हमने कॉन्सेप्ट बताया था ना, बिल्कुल वही हो रहा है। बाकी जो कुछ स्ट्रीमलाइंस होंगे वो क्या होगा, ऊपर वाला हो सकता है कि ऊपर थोड़ा चला जाए, यहाँ वाला स्ट्रीमलाइन इधर चला जाए, इधर चला जाए। और ये देखिए कि स्टेडी मोशन है। स्टेडी मोशन क्यों है, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, देखिए इस ऑब्जर्वर को जो इसके सर पे बैठा हुआ है उसको तो हमेशा दिखेगा कि यहाँ पर वेलोसिटी v0 है, क्योंकि ये साइक्लिस्ट तो वहीं पर रुका हुआ है ना, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो साइक्लिस्ट रुका हुआ है। ये साइक्लिस्ट यहाँ रुका हुआ है, यहाँ पे जो एयर है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो अभी 0 है, 10 मिनट बाद भी 0 है, यानी कि स्टेडी मोशन हो गया। ये वाला जो पॉइंट 1 है इसकी वेलोसिटी अभी v0 है, 10 मिनट बाद भी ये ऑब्जर्वर देखेगा तो वो क्या दिखेगा, वो ये देखेगा कि ये जो पॉइंट 1 है उसकी वेलोसिटी v0 है। क्योंकि साइक्लिस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये साइक्लिस्ट क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो ये स्टेशनरी हो गया और उसको दिखेगा कि सामने से हवा आ रही है, ऐसे ऐसे स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है, ऐसे कोई नीचे आ रहा है स्ट्रीमलाइन, कोई स्ट्रीमलाइन ऊपर जा रहा है, और बिल्कुल जो इसकी नाक के सामने एक स्ट्रीमलाइन है वो यहाँ पर आकर के टर्मिनेट कर गया पॉइंट 2 पे। तो पॉइंट 2 पे वेलोसिटी क्या हो गई 0, पॉइंट 1 पे वेलोसिटी क्या हो गई v0। हमने जो इनिशियली जो गलत लिखा था वो ये लिख दिया था, हमने v2 को ही v0 कर दिया था और v1 को 0 कर दिया था, ये गलत है। तो गलत चीज़ क्यों गलत है समझना बहुत ही ज़रूरी है, मैं कई बार बोलता हूँ। तो इसलिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो ना कि कोई साइक्लिस्ट मूव कर रहा है, कोई सबमरीन ओशियन में मूव कर रहा है, या कोई ट्रेन टनल में मूव कर रहा है, तो सब कुछ को आपको जो मूविंग बॉडी है उसके रेफरेंस फ्रेम में जाकर एनालाइज करिए, क्योंकि उसी के रेफरेंस फ्रेम में तो आपको स्ट्रीमलाइन दिखेगा ना।
अगर आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और एयर जो है वो स्टेशनरी है, विंड स्टिल है, देखो स्टिल एयर है, तो आपको स्ट्रीमलाइन कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको तो बस ये दिखेगा कि हाँ ये साइकिलिस्ट मूव कर रहा है। तो साइकिलिस्ट तो स्ट्रीमलाइन नहीं बनाता है। साइकिलिस्ट तो भाई क्लासिकल मैकेनिक्स का आदमी है। ये जो साइकिलिस्ट है, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखिएगा तो साइकिलिस्ट तो कोई स्ट्रीमलाइन बनाता नहीं है। स्ट्रीमलाइन तो फ्लूइड बनाता है। कब बनाता है? जब फ्लूइड का मोशन हो। तो फ्लूइड का मोशन तो इस ग्राउंड फ्रेम से तो हो ही नहीं रहा है। तो आपको ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना है जिसमें फ्लूइड का मोशन हो। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? साइकिलिस्ट के सर पे सवार हो जाओ। साइकिलिस्ट के सर पे सवार हो गए तो आपको दिखा कि सामने से फ्लूइड आ रहा है। फ्लूइड आ रहा है यानी कि फ्लूइड जो है वो स्ट्रीमलाइन मोशन कर रहा है, स्टेडी मोशन कर रहा है। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेडी मोशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट 2 की वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो है, क्योंकि ये साइकिलिस्ट तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रुका हुआ है। इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ये वाली पॉइंट की वेलोसिटी v0 है, क्योंकि अगर ये साइकिलिस्ट स्टेशनरी है तो जितना भी दूर से हवा आ रहा है सब के सब v0 वेलोसिटी से ही तो आ रहे हैं ना। v0 वेलोसिटी से आ रहे हैं और इस पॉइंट पे आकर एक स्ट्रीमलाइन रुक गया, स्टैग्नेट कर गया। अब जब आपने ये समझ लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। v1 की वैल्यू v0 है, v2 की वैल्यू 0 है, तो हम लोग देख सकते हैं p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर यानी कि हाफ रो v0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p2 प्लस 0। तो p2 माइनस p1 क्या हो जाएगा? हाफ रो v स्क्वायर। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो, जब एक बॉडी एयर से मूव कर रहा हो तो आप उस बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाइए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो बिल्कुल उल्टा आंसर आपको आ जाएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्ट्रीमलाइन मोशन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि फ्लूइड का ही मोशन नहीं हो रहा है। तो जब मोशन ही नहीं हो रहा है तो स्ट्रीमलाइन बनने का तो सवाल ही नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया था। अ ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ST इज मूविंग विथ स्पीड VT इनसाइड अ लॉन्ग टनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया S0 इज इक्वल टू 4 times ST। Assume that almost all the air density rho in front of the train flows back between its sides and the walls of the tunnel. Also the air flow with respect to the train is steady and laminar। ये देखिए स्टेडी कंडीशन जरूर रहता है, तभी आप बर्नौलीज प्रिंसिपल वगैरह सब लगा सकते हैं। Take the ambient pressure and that inside the train to be P0. If the pressure in the region between the sides of the train and the tunnel's walls is P, then P0 minus P is equal to this, then find the value of N। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। ये जो एयर है वो तो स्टिल है, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा नहीं, लेकिन ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि एयर स्टिल है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि एयर स्टिल है, लेकिन आपको अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको एयर की वेलोसिटी दे नहीं रखी है। तो एयर स्टिल है और ट्रेन जो है वो VT वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सब कुछ एनालाइज करिएगा तो उलझ जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा एयर की वेलोसिटी क्या है, वो तो आपको पता ही नहीं है। ये तो ट्रेन मूव कर रहा है ना, ट्रेन मूव कर रहा है तो ट्रेन के मूव करने से आपको लगेगा कि अच्छा सर ट्रेन मूव कर रहा है ना, तो ट्रेन के सामने वाला जो एयर है वो VT वेलोसिटी से मूव करेगा। इधर वेलोसिटी क्या होगी, इधर वेलोसिटी क्या होगी, आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिएगा तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाइएगा और इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक बॉडी एयर में मूव कर रहा है और एयर स्टिल है, स्टेशनरी है, तो आप उस बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर मोशन को एनालाइज करिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो ट्रेन है ये VT वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही घुस जाते हैं। तो हमें क्या दिखेगा, हम लोग अपने ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं ट्रेन में, ड्राइवर के बगल में। तो अगर आप इस ऑब्जर्वर की बात करिए जो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको तो दिखेगा कि ट्रेन स्टेशनरी है। उसको लेकिन क्या दिखेगा कि सामने से हवा आ रही है, यहाँ से बिल्कुल दूर, टनल के दूर साइड से, टनल के बाहर से भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि लॉन्ग टनल है ना। तो यहाँ से उसको दिखेगा कि एयर आ रहा है, वो खुद स्टेशनरी है, क्योंकि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रेन और वो ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है। तो उसको क्या दिखेगा कि दूर सामने से VT वेलोसिटी से एयर आ रहा है उसकी तरफ। चलो भाई एयर मेरे ऐसे ऐसे VT वेलोसिटी से, ये सारे स्ट्रीम लाइन्स हैं, ठीक है, ये VT वेलोसिटी से आ रहा है। अब ये जो आएगा तो क्या होगा, ऐसे कुछ स्ट्रीमलाइन इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर वाला यहाँ तक आएगा, कुछ इधर आ जाएगा, कोई इधर आ सकता है, कोई इधर आ जाएगा। ये सब देखिए स्ट्रीमलाइन आएगा। देखिए ऐसा आएगा ना, मैंने बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, लेकिन आप समझ जाइएगा ना कि इतना टेढ़ा मेढ़ा तो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, स्मूथ स्टेडी सा स्ट्रीमलाइन है। तो ये सब स्ट्रीमलाइन मैंने बना दिया।
ये सब स्ट्रीमलाइन क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए ट्रेन तो यहाँ पे स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो हो सकता है कि एक कोई स्ट्रीमलाइन आए जो यहाँ पर आकर के स्टैग्नेट भी कर जाए, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन ही है, तो उसका यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई खास रोल नहीं है। तो देखिए जब ऑब्जर्वर ट्रेन पे बैठा हुआ है, ट्रेन की छत पे बैठ के छैया छैया गाना गा रहा है या ड्राइवर के बगल में बैठ के कुछ गा रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? वो ट्रेन, वो ऑब्जर्वर सब कुछ स्टेशनरी है, बस दिखेगा कि सामने से हवा आ रही है। और ये दिखेगा कि जब हवा यहाँ पर थी तो यहाँ पर वीटी वेलोसिटी था, अब यहाँ पर आते आते उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? सिंपल सा लॉजिक है। देखो स्ट्रीमलाइन जो है यहाँ पर तो डेंस हो रहा है ना, डेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कम मिल रहा है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? S0, जो कि 4 टाइम्स ST है। यहाँ पर इस साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 4 टाइम्स ST माइनस ST। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? देखो ये वाला एरिया है ST और ये पूरा है 4 टाइम्स ST, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो एयर था उसको पूरा 4 ST एरिया मिला हुआ था। जब ये ट्रेन के आसपास आ जाता है तो उसको एरिया मिला हुआ है कितना? 3 टाइम्स ST, क्योंकि एक ST क्रॉस सेक्शन एरिया तो ट्रेन का ही है। ट्रेन में तो घुस नहीं सकता है ना स्ट्रीमलाइन, ये भी ध्यान मत कि कोई जो स्ट्रीमलाइन होता है वो किसी सॉलिड बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करता है, बेचारा बहुत शरीफ सा होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो v होगी उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिख सकते हैं 4 टाइम्स ST जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इंटू VT, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ST इंटू V। ये कैसे आया रिलेशन, इसको थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? S0, जो एरिया ऑफ द टनल है वो S0 है, वो 4 टाइम्स ST है। तो यहाँ पे एयर को फ्लो करने के लिए पूरा 4 टाइम्स ST क्रॉस सेक्शन मिला हुआ था। वहाँ पर वेलोसिटी उसकी VT है, तो यहाँ पे तो सब जगह वेलोसिटी VT हो गया, यहाँ वेलोसिटी VT, यहाँ वेलोसिटी VT हो गया। और ये स्ट्रीमलाइंस जब ट्रेन के पास आते हैं तो उनको क्रॉस सेक्शन एरिया कम मिल रहा है, क्योंकि कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया तो ट्रेन ने खा लिया। तो बचा क्या? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ST है, टोटल था 4 टाइम्स ST, तो बचा 3 टाइम्स ST, वही हमने लिखा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया घटा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा है तो ऑब्वियसली बर्नौलीज प्रिंसिपल से प्रेशर घट जाएगा। इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा यही था। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिखिए तो हो जाएगा V इक्वल टू 4/3 इंटू VT। ये समझ में आ गया। अब हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, अब हम लोग प्रेशर पे आते हैं। यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा? P0 होगा, जो कि एम्बिएंट प्रेशर है। ट्रेन के अंदर भी प्रेशर P0 होगा। अब यहाँ पर प्रेशर P0 क्यों होगा? क्योंकि ये तो एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। ट्रेन के बाहर टनल वनल है, यानी कि आप ये सब मोशन खलबली वगैरह से दूर जो एक एम्बिएंट जो नॉर्मल प्रेशर है यहाँ पे, क्योंकि आप ट्रेन से बहुत दूर हैं यहाँ पे बिल्कुल, तो ये सब तो बिल्कुल खुला हुआ है ना, एटमॉस्फेयर की तरफ कह सकते हैं, या बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यहाँ पर P0 प्रेशर होगा। ट्रेन के अंदर भी प्रेशर P0 होगा, लेकिन यहाँ पर प्रेशर P हो जाएगा जो कि घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई है। तो आप कोई भी एक स्ट्रीमलाइन ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये वाला स्ट्रीमलाइन ले लेते हैं, इस स्ट्रीमलाइन पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। वहाँ पर आप बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा लीजिए कि दोनों पॉइंट पर प्रेशर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, और ये सब कुछ हो रहा है सेम वर्टिकल हाइट पे, तो जो z वाला कंपोनेंट है उसके कारण कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स है ना, मान लीजिए कि हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो P1 क्या हो जाएगा? P0 प्लस हाफ रो VT², दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर 2 पे क्या है? P, दिस इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V²। V² क्या हो जाएगा? 16/9 VT²। ये रिलेशन कहाँ से आया? बर्नौलीज प्रिंसिपल से। इस पॉइंट पे प्रेशर है P0 प्लस हाफ रो VT², इस पॉइंट पे प्रेशर है P प्लस हाफ रो V²। V की वैल्यू है 4/3 VT, तो उसका स्क्वायर किया तो 16/9 VT² हो गया। क्वेश्चन आपसे P0 माइनस P पूछा है, तो अब तो बहुत सिंपल है, इसको सिंपल अलजेब्रा है, सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा P0 माइनस P, दिस इज इक्वल टू हाफ रो VT² तो रहेगा ही, अंदर में आ जाएगा 16/9 माइनस 1। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 16/9 माइनस 1 हो जाएगा 7/9, नीचे में आ गया और n की वैल्यू 9 आ गई। तो देखिए ये क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत आसान था, लेकिन बच्चों को ये एनालिसिस करने में दिक्कत होती है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करें। उनको इस ट्रेन पे बैठना ही पड़ेगा, ट्रेन पे बैठिएगा तभी आपको सामने से स्ट्रीमलाइन आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये ट्रेन तो धक्के से जा रहा है,
एयर जो है वो स्टेशनरी है, एयर की वेलोसिटी क्या है पता ही नहीं चलेगी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो ना, उसको आपको मूविंग बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जाके सॉल्व करना पड़ेगा।